हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पेंद्र राठी और हम लेकर के आए हैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस को कंप्लीट किया था, थोरोली कंप्लीट किया है उसको। हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चंस, जो भी डिफ़िकल्टी आपको आ सकती है किसी भी क्वेश्चन में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे। और आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाकर के लेक्चर को एक्सेस करिए। आपको डिटेल में पूरा का पूरी लिस्ट प्ले लिस्ट वहाँ मिलेगी, उसको आप एक्सेस करके जो भी आपकी प्रॉब्लम बची हुई है उसको आप देख के क्लियर कर सकते हैं। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ दैट चैप्टर। उसके आगे की हम बात करेंगे यहाँ पे, और कैसे चैप्टर स्टार्ट होता है उसको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने मैट्रिसेस में हर तरह की चीज़ें पढ़ ली हैं, यानी कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, कहाँ उसका यूसेज होता है, और उसमें डिफरेंट तरह की मैट्रिसेस कैसी कैसी होती हैं। उनमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस भी एक आपने टॉपिक पढ़ा है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हमने देखा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, राइट, ये सारे चीज़ें हमने देखी थी वहाँ पे। और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो उसमें वो चीज़ें कैसे दिखती हैं, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस या इज इक्वल्स टू c1 a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इसमें अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें मैट्रिक्स की फॉर्म में तो कैसे कर पाएंगे? तो देखो, उसको ऐसे करेंगे हम यहाँ पे a1 b1 a2 b2, यहां पे x और y, यहां पे c1 एंड c2, ठीक है। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिसेस की फॉर्म में। अब ध्यान दो स्टूडेंट, यहां पे हमें क्या करना होता है, इन इक्वेशन में सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने का मतलब x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो हमने मैट्रिसेस की फॉर्म में ऐसे इसको दिखा दिया। अब क्या होगा, यहां पर a1 b2 माइनस b1 a2, ये क्या शो करेगा? दैट विल डिसाइड द सॉल्यूशन। ये डिसाइड कैसे करेगा? क्योंकि आप जानते हो कि जब दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो उसमें तीन कंडीशन होती हैं। या तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, या उसका सॉल्यूशन पेयर ऑफ लाइंस होगा यानी कि नो सॉल्यूशन होगा, या फिर उसका एक के ऊपर एक लाइन होगी यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, और कुछ कंडीशंस में C1 और C2 की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे होता है देखो, अगर यहां पे हम a1 b2 इज इक्वल्स टू माइनस b1 a2 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल पुट करें इसको, सो a1 b2 इज इक्वल्स टू b1 a2। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहां से a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द कंडीशन। अब ये कंडीशन आपने क्लास 10 में पढ़ी होगी, जहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम देखते हैं, और वहां पर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारी प्लेलिस्ट में आप जाइए, क्लास 10 के लेक्चर्स में, वहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है प्लेलिस्ट में। वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं उनका बेसिक्स क्या है, क्या हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनका रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इक्वेशन लीनियर होंगी या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा, ऐसी सिचुएशंस आपको वहां सारी देखने को मिल जाएंगी।
तो जिस भी स्टूडेंट को क्लियर ना हो वो वहां से जाके उसको चेक कर सकता है। अब यहां पे देखिए ये इक्वेशन आपके पास आई है, सिचुएशन आई है। तो अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए? यूनिक। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये नॉट इक्वल्स टू 0, यहां भी नॉट इक्वल्स टू आएगा और यहां भी नॉट इक्वल्स टू आएगा। यानी कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा तो कैसी सॉल्यूशन होगा हमारे पास? यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी कि उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी कि x और y की एक एक वैल्यू ही आएंगी। यानी कि उसकी कंडीशन ऐसी होगी, यानी कि दो लाइंस एक बार ही कट कर रही होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये प्रोडक्ट और इसका सब्ट्रैक्शन। अब इसको हम कैसे निकालते हैं और ये होता क्या है? तो देखो स्टूडेंट, यहां पे हमने क्या किया था, हमारे पास था a1 a2 b1 और b2, ये था हमारे पास में। और हमने क्या किया, यहां पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया, यानी कि a1 b2 माइनस b1 a2। ये जो प्रोडक्ट है और उसका सब्ट्रैक्शन आपस में, इसी को बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट। ये क्या होता है? डिटर्मिनेंट। ये कैसे होता है और क्या इसमें हम करते हैं, इसको हम आगे देखने वाले हैं। और जैसे कि हमने बताया था आपको कि मैट्रिसेस का यूसेज जो होता है वो बहुत ज्यादा जगह पे होता है, यानी कि मेडिसिन में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है और कई सारे फील्ड्स हैं जहां पे इनका यूसेज आता है। तो ऐसे ही डिटर्मिनेंट क्योंकि रिलेटेड टू मैट्रिसेस है, इसका यूज भी इन सभी फील्ड्स में होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं मेन कोर्स अपना जो डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे डेफिनेशन टाइप है कुछ लिखा हुआ, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान दें यहाँ पे, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि हर एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका ऑर्डर सेम होता है, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ बोले सेम है, या फिर उसकी रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम। सो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स aij ऑफ ए ऑर्डर n वी एसोसिएट, यानी कि हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं अ नंबर, वो रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या है वो हमको मैथमेटिकली समझाते हैं। मान लो डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स ऑफ ए है, हमने लिखा है इसको ऐसे, इसको लिखा हमने ए बी सी एंड डी। ये हमने मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स लिखी जिसका ऑर्डर कितना है भाई? 2/2। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब यही वाले ये मॉडुलस नहीं है भाई, ये क्या है आपका? ये मॉडुलस नहीं है, ये क्या है? ये डिटर्मिनेंट का साइन है मॉडुलस की तरह, लेकिन उसको मॉडुलस बोलते नहीं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो यही साइन लगाया हमने और यहाँ पे लग दिया ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो इसी को बोला हमने क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? अब जब नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे, हम दो चीजों का ध्यान देंगे कि दिस इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये वाला इंपॉर्टेंट, एंड क्या होना चाहिए और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फॉर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। यानी कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। तो फर्स्ट केस लेते हैं हम यहां पे, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1।
1 का मतलब 1 by 1। सो लेट कर लिया हमने यहाँ पे ए, कोई भी हो सकता है 1 2 3 कुछ भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। तो ये 1 by 1 की मैट्रिक्स है, बिल्कुल है जी। अब यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी ए। तो यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 है तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो सेम ही होगी जो उसके अंदर वैल्यू रखी हुई है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 निकालने जा रहे हैं। तो हमने एक मैट्रिक्स मानी ए जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, A11, A12, A21 और A22। 2 by 2 का है ना, इसलिए हमने ऑर्डर 2 का बोला है। अब यहाँ पे हम इसका क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कैसे लिखेंगे, सेम तरीके से, बल्कि इसको यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो A11, A12, A21 और A22। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे तो कैसे करते हैं, देखो हमने बताया था आपको प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ये वाला जो डायगोनल होता है प्रिंसिपल ये वाला होता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल को पहली प्रेफरेंस दी जाती है, और जो सेकंड होता है वो ये होता है नॉन प्रिंसिपल। तो इसमें कैसे करते हैं हम, ये वाला पार्ट की बात कर रहे हैं ऐसे। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे। तो क्या है, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। ये इसकी क्या निकल के आएगी, वैल्यू निकल के आएगी। क्योंकि यहाँ पे हमने एक क्या लिया केस, जनरल केस लिया है, तो वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। सेम चीज हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा यहाँ पे, और माइनस ये वाला मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो देखो भाई 2 इंटू 2 माइनस, अब क्योंकि यहाँ पे माइनस आया तो कितना लिखेंगे, 4 इंटू माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे। सो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 इंटू 4 इज 4, दैट इज 8। तो ये 8 ही क्या होगा आपका आंसर आएगा इसमें। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 था जो हमने आपको बता दिया है, और क्या कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं वो भी हमने आपको यहाँ पे सिखा दी है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखते हैं स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में इसका यूसेज ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 यहाँ पे ले लिया है, इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास में 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। दिस इज कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। तो स्टूडेंट सबसे अच्छी चीज क्या होती है किसी भी कॉन्सेप्ट की, कि उसको किसी भी तरीके से किया जाए उसका आंसर बिल्कुल सेम आता है, कोई इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसमें या तो आप कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करें या रोज के अलोंग एक्सपेंड करें, उससे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। और कहाँ पे किस चीज को अप्लाई करते हैं, क्यों हम किसी रो के अलोंग अप्लाई करें, क्यों किसी कॉलम के अलोंग अप्लाई करें, उन सब की बातें हम लेटर ऑन करेंगे। पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं कि इसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जब इसकी वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेट से हम ये कहते हैं अलोंग R1, हम R1 यानी कि रो 1 के अलोंग इसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे लिखते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कैसे करते हैं, तो देखो सबसे पहले -1 लिखते हैं, -1 की पावर क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे i प्लस जे है, i प्लस जे मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, यानी कि 1 प्लस 1। फिर डिटर्मिनेंट बनाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि जो भी आप एलिमेंट चूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट चूज कर रहे हैं उसको देखो आप यहाँ पे, इसको आप ढक लो और इसको ढक लो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ढक लेते हैं पूरी रो पूरे कॉलम को करस्पॉन्डिंग।
तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचे, ठीक है। इन 4 एलिमेंट को इस डिटरमिनेंट के अंदर लिख लेंगे यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे, देखो अगर ये हमने ढक लिया और ये भी ढक लिया तो हमारे पास क्या बचा, A22 A23 और A31 नहीं A32 और A33 ये बचा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, फिर प्लस लगाया और -1 की पावर, क्योंकि इसके अलोंग खोल रहे तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 2 है, तो यहां पर लिखा 1 + 2, फिर डिटरमिनेंट बनाया। अब ये वाला एलिमेंट है तो इस रो को और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये वाले सॉरी इस कॉलम को और इस कॉरस्पॉन्डिंग रो को ढकेंगे, तो 1 2 3 4 एलिमेंट हमारे पास ये बचे, यानी कि हमारे पास बचा A21 A23 और यहाँ पे A31 और यहाँ पे A33, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट में हम क्या लिख रहे हैं, +-1 की पावर। अब ये 1 3 यानी कि 1 + 3 आ गया। 1 + 3 आने के बाद फिर से डिटरमिनेंट लगाएंगे हम यहाँ पे, और जब डिटरमिनेंट फिर से लगाएंगे तो क्या होगा, इस बार ये वाला और ये वाला ये कंप्लीट हमने इसको ढक लिया है, तो ये 4 एलिमेंट बचे हमारे पास में। तो क्या बचा, A21 A22 A31 और A32, ये काम हो गया आपका फिनिश। अब थोड़ा सा जो काम हमें और बाकी करना है वो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है बस। तो देखो -1 की पावर 2 आएगी, तो यानी कि +1 ही हो जाएगा, और इसका हम जानते हैं कैसे इसको ओपन करते हैं, ये माइनस ये है ना, तो यानी कि A22 × A33 माइनस A32 × A23, ठीक है। ये वैल्यू इसकी आ गई पहले वाली की। अब देखो स्टूडेंट ये क्या है, -1 की पावर 3, तो -1 की पावर 3 यानी कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की पावर होने की वजह से ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ब्रैकेट लगाया। फिर देखा हमने इसको मल्टीप्लाई करना है ऐसे, सो A21 × A33 राइट माइनस A23 × A31, ये आ गया। इसके बाद लास्ट बचता है यहाँ पे -1 की पावर फिर से 4 आ गई, तो यानी कि फिर से 4 आई है, तो क्या हुआ वैल्यू इसकी फिर से पॉजिटिव हो गई, तो पॉजिटिव यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 × A32 माइनस A31 × A22। तो जब हम इन वैल्यूज को प्रॉपरली प्लेस कर देंगे यहाँ पे, यानी कि जो भी ये तो हमने जनरल एक डिटरमिनेंट ले लिया है, जब हम इसकी वैल्यूज को प्लेस करेंगे प्रॉपरली तो हमारे पास इसकी पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी, परफेक्ट वैल्यू आएगी जिसकी कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू या अगर किसी ABC की फॉर्म में तो उसकी फॉर्म में आ जाएगी, तो यानी कि परफेक्ट वैल्यू आपको मिलेगी, वेदर वो माइनस में हो प्लस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट इसके आगे देखते हैं कि इसमें और क्या चीजें हैं। देखो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, टू मेक इजी कैलकुलेशन वी एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट्स along that row or column which contain maximum number of zeros। तो स्टूडेंट जब हम किसी भी, हमने पहले बताया आपको, जब हम एक्सपैंड करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट को तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग करेंगे, उसके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी एक एग्जांपल है कि आपको दिखा देंगे वो चीजें। तो हम किसके अलोंग ओपन करें, क्वेश्चन ये आता है, तो हम उस कॉलम या उस रो के अलोंग ओपन करेंगे जिसमें जीरो ज्यादा हों। अब सोचो आप यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट था हमारे पास में, अच्छा स्टूडेंट इसमें एक चेंज कर लीजिए, यहाँ पे आप, यहाँ पे हमने अलोंग द फर्स्ट रो की अलोंग ओपन किया था, तो यहाँ पे A11 आएगा, साथ में मतलब इस पहले एलिमेंट को लिया -1 के साथ में, यहाँ पे आएगा A12 और यहाँ पे आएगा इनटू में A13, यहाँ पे ये भी इनटू में है A12, ठीक है, इस तरीके से था। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से कि इस वाले एलिमेंट में अगर मान लो ये दो जीरो हैं, यानी कि फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो में दो एलिमेंट जीरो है, तो जब हम इसके अलोंग ओपन करेंगे तो ये वाली पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये वाली वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी। तो सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
अगर मान लो ये और ये 0 है तो भी हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एक भी 0 है तो हमें 2 ही तो सॉल्व करने पड़ रहे हैं, राइट। इसीलिए ये कैलकुलेशन आपकी बहुत इजी करने वाला है। तो आप जब भी इसको ओपन करेंगे तो ओपन करें जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस आती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। व्हाइल एक्सपेंडिंग इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग, जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 2, इसको हम मल्टीप्लाई ना करें। तो हमने आपको करके दिखाया कि एक्चुअल में इसका एक्सपेंशन होता कैसे है। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे +1 और -1 से। डिपेंड ये करेगा कि i + j कैसा है, इवन है ऑड है। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे इवन आया है, ये वाली वैल्यू इवन है, इवन, तो इवन में हमेशा कैसा आएगा, +1 आएगा। ऑड में कैसा आएगा, -1 आएगा। यहाँ पे -1, तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेंगे आप। यहाँ पे A11 ये वाला आ जाएगा, यहाँ पर A12 ये आ जाएगा यहाँ पे इसके मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे A13 आ जाएगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। ये आपका सेकेंड पॉइंट भी आ गया है। माइनस प्लस, देखो माइनस आया यहाँ पे क्योंकि ऑड है, यहाँ प्लस आया यहाँ पे इवन है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है उसको देखते हैं हम जरा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ज्यादा सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या लिखा है, अगर a की वैल्यू k टाइम्स b की वैल्यू k है, जहां पे a और b क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए डिटर्मिनेंट के लिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू k की पावर n, b डिटर्मिनेंट जहां पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है ये और B मैट्रिक्स है ये, तो हम A को तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 को हमने कॉमन निकाला और इस तरीके से आ जाएगा 1 1 2 0। अब देखो ये वाली मैट्रिक्स सेम ये दिख रही है ना। अब इसको हम क्या लिखते हैं, A = 2B, यानी कि देखो यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 2 क्या है, वैल्यू ऑफ K है, राइट। और जो ऑर्डर है इसका वो कितना है, 2/2 है, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2, n की वैल्यू 2 है, 2/2। अब यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 × 0 -4 × 2, तो कितना आ गया भाई, -8। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है, यहां से वो देख लेते हैं, तो यह है 0 -2 दैट इज इक्वल्स टू -2, क्लियर। अब ध्यान से देखो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर ये ऐसी सिचुएशन है यानी कि जो बन रही है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, -8 दैट इज इक्वल्स टू k⁻n, k की वैल्यू कितनी है 2 2⁻n कितना हुआ, n की वैल्यू कितनी हुई 2, और इनटू -2, तो ये क्या बनेगा, -8 इज इक्वल्स टू 4 × -2 -8 बराबर आ गई, ठीक है। तो यानी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए जहां पर एक मैट्रिक्स किसी का दूसरे का कुछ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, यानी कि इस तरीके से हो, तो वहां पे हम डायरेक्टली आंसर फाइंड करेंगे कि ए का डिटरमिनेंट जो होगा वो k की पावर n × b के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल नेक्स्ट। देखो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3 है एनसीईआरटी का, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और इससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी जो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की। फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज की बात जो हम कर रहे हैं वो देख लीजिए यहाँ पे। तो डेल्टा आपके पास ये है, डेल्टा से रिप्रेजेंट मतलब डिटरमिनेंट को भी करते हैं डेल्टा से रिप्रेजेंट। तो ऐसी की सिचुएशन गिवन है, तो हम अलोंग 2 तरीके से करके बताएंगे। फर्स्ट हम अलोंग R1 के अलोंग हम इसको ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या इसका आंसर आने वाला है। तो ये R1 है, दिस वन इज R1। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हमने, 1 लिखा पहले तो, क्योंकि ये 1 है एलिमेंट, और फिर यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी प्लस में,
तो यहाँ पर देखो इन दोनों को छुपाएंगे हम, यानी कि ये ऐसे करेंगे तो 3 0 और 1 0 ऐसे आया यहाँ पे। फिर -2 आएगा क्योंकि यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट में माइनस आता है, तो -2 आया। फिर यहाँ पे इसको छुपाया तो कितना है -1 0 4 और 0, ठीक है। फिर +4 में ये गया और ये गया, तो -1 3 4 1, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे 1 तो कोई फर्क नहीं डालेगा इस पे, तो इसको इससे किया तो यानी कि 0 माइनस का 0 ये भी गया। फिर आया यहाँ पे -2 इंटू दिस 1 0 माइनस दिस 1 ये 0 और ये 0, ठीक है। +4 इंटू -1 इंटू 1 -1 और 4 इंटू 3 -12, ठीक है। तो यानी कि ये तो 0 आया यहाँ पे पहला, ये 0 इसको हटा देंगे यहाँ से, तो 4 इंटू कितना है भाई -13, तो कितना है टोटल इसका -13 इंटू 4 कितना हो गया -52। ये इसका आंसर हुआ। पहला तरीका ये हो गया आपका काम करने का। दूसरा तरीका नेक्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड हम देखते हैं। तो यहाँ पे इस वाले कॉलम में यानी कॉलम नंबर 3 में आपके पास नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम है। कैसे ओपन करेंगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आया 4 और देखिए यहाँ पे 4 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे देखो इसको छोड़ेंगे तो ये बचे -1 3 4 1 ऐसे। फिर ये आएगा -0, ठीक है। ये छोड़ा तो ये 4 एलिमेंट बचे 1 2 4 1। फिर ये किया तो प्लस आएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे 0 आया तो ये छोड़ा और ये छोड़ा, तो ये आ गया 1 2 और ये और -1 3, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे से थोड़ा फायदा क्या होता है कि जब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। इनको आपको देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है आपको, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, लेकिन आपको इसको देखने की जरूरत नहीं, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू ये आ गया -1 और ये आ गया -12, यानी कि आ गया 4 इंटू -13 दैट इज -52। ये इसका आंसर हुआ। अब देखो दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम आ रही है। दो तरीके से आपने किया इसको कि यहाँ पर ये देख लिया आपने इस तरीके से, इस कॉलम के अलोंग और अलोंग R1। आप किसी भी कॉलम के अलोंग किसी भी रो के अलोंग करेंगे तब भी आंसर आपका -52 ही आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं हम, और नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको साइन के साथ कैसे डील करेंगे। आप जो साइन हम बार बार माइनस प्लस कैसे कहाँ लगा रहे हैं, इसका शॉर्टकट क्या होगा, इसको कैसे देखेंगे, वो हम सारा डिस्कस करने वाले हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम इस लेक्चर में आई हो, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो लेक्चर को रिवाइंड करें। आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। सो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।